लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात में मौजूद करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये बंजर रेगिस्तान है, जहां मानव बस्ती और पेड़ पौधे दूर दूर तक नहीं है। इस विशाल बंजर जमीन के दो रूप हैं। वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ प्रकृति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। 2 से 3 महीने तक यहाँ करीब 5 से 6 फीट पानी जमा हो जाता है और ऐसा लगता है मानो ये कोई बहुत बड़ी झील हो। लेकिन दुख की बात है कि ये पूरा पानी समंदर में चला जाता है। सालों तक गहरा अभ्यास करने के बाद अजंता और रेवा ग्रुप के मालिक गुजरात के समाज सेवी पाटीदार रत्न जयसुख भाई पटेल ने इसे रन सरोवर में बदलने का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार किया, जो गुजरात के लिए किसी वरदान से कम नहीं। गुजरात के अंदर 2 रन है, एक हम कच्छ का बिगल रन ऑफ कच्छ बोलते हैं और एक दूसरा जो लोकेशन है उसको लिटिल रन ऑफ कच्छ बोला जाता है। ये रन का जो एरिया है वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये पूरा एरिया एकदम डेजर्ट है, जहाँ पे कोई मानव बस्ती नहीं है, जहाँ पे कोई झाड़ नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है। नेचुरली एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो सी लेवल से 2 या 3 मीटर हाइट के ऊपर आए हुए हैं। तो राजस्थान, नॉर्थ गुजरात और मध्य गुजरात की ओर से और सम पार्ट अपना एमपी जो मध्य प्रदेश से, उनका पानी यहाँ से होके सी के अंदर जा रहा है। एशिया का लार्जेस्ट मीठा पानी का सरोवर ये लोकेशन पे बन सकता है। इस बंजर जमीन को रन सरोवर में तब्दील करने का बेहतरीन आइडिया जयसुख भाई पटेल के दिमाग में कहां से आया, आइए जानते हैं। जैसे मुझे डेजर्ट और ऐसी जो रिमोट लोकेशन है वहाँ पे मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो ये लोकेशन पे जब मैं गर्मी के टाइम पे आया तो मैंने देखा कि एकदम बंजर लैंड है। वहाँ पे 140 किलोमीटर की स्पीड पे आप कार चला सकते हो और इतना बंजर एरिया है। और वही लोकेशन ऊपर जब मैं अक्टूबर, जैसे मैं बताऊँ कि अगस्त सितंबर के आसपास जब मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पे तो पूरा एरिया पानी का भरा हुआ है। तो मुझे एक सोच आई कि ये पानी इतना सारा आया कहाँ से। जब मैं फरवरी मार्च में आया था तो कुछ पानी नहीं था। तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर ऐसा आया तो 2-3 साल ये देखने के बाद मुझे पता चला कि पूरा एरिया का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर धीरे धीरे ये पानी सी के अंदर चला जाता है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये जो भी स्वीट वाटर आता है उसके अंदर एक हड़किया क्रीक है, उसके द्वारा जो पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, जो स्वीट वाटर है, उसके साथ जब ये सोल्टी वाटर इकट्ठा हो जाता है तो पूरा पानी है वो एकदम सोल्टी वाटर बन जाता है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई, क्यों ना हम जो हड़किया क्रीक से जो पानी ये लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर आता है, वहाँ पे अगर वो पानी स्वीट वाटर को, अगर वो सोल्ट वाटर को अगर हम रोक देते हैं तो नेचुरली ये जो पूरा पानी एमपी, राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से आता है वो पानी ये लोकेशन के ऊपर इकट्ठा हो सकता है। रन सरोवर बनने से लाखों हेक्टेयर भूमि एक विशाल हरित पट्टी बन जाएगी और मीठे पानी का स्तर ऊंचा हो जाएगा। आइए जानते हैं अब जयसुख भाई पटेल से कि खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने का उनके पास क्या तरीका है। एक बात यह है कि जो हड़किया क्रीक से सी का वाटर जो ये लिटिल रन ऑफ कच्छ में आ जाता है, कहीं ना कहीं अगर हमको उसको स्टॉप कर देते हैं और स्वीट वाटर, सोल्ट वाटर जब ये स्वीट वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा तो नेचुरली ये पानी है वो पूरा यहाँ पे भरा रहेगा। 3-4-5 साल के बाद ये पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाएगा तो जो सोल्ट वाटर है और जो ये सोल्टी लैंड बन गई वो पानी ज़मीन के अंदर जाने से धीरे धीरे ये जितना भी पानी है वो स्वीट बन जाएगा। और 5-6 साल के अंदर ये तजुर्बा है और एक जो टेक्निकल साइड से भी ये बात टेस्ट हो चुकी है कि ये पानी धीरे धीरे 5 साल के अंदर ये स्वीट वाटर बन जाएगा। जयसुख भाई पटेल के इस प्रोजेक्ट की गुजरात और केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। भगवान की दया से जब माननीय मोदी साहब है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो सेकंड टाइम मैं उनको मिलने के लिए गया और मैंने ये प्रोजेक्ट के बारे में सर को फिर से याद दिलाई कि सर ये प्रोजेक्ट, उसी टाइम उन्होंने भी ये बोला कि यस ये प्रोजेक्ट अभी हम लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने जो एक उनकी पीएमओ ऑफिस है वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट दिया, और जल शक्ति की मिनिस्टर में जो अभी जो गजेंद्र शेखावत करके जो अपने मिनिस्टर साहब है उनके साथ मैंने कम से कम 5-6 मीटिंग किया है और उसके साथ
इंडिया के जितने भी पानी के जो एक फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो इंस्टीट्यूट है, उनके साथ हम लोगों ने 5-6 मीटिंग किया। उन लोगों को भी ये प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह से पसंद आए और उन लोगों को भी ये लगा कि यस, ये प्रोजेक्ट है वो बन सकता है। लिटिल रन ऑफ कच्छ में काम कर रहे 40,000 अगरिया लोग विषम परिस्थितियों में बुनियादी सुविधाओं के बिना अपना जीवन बिताने को मजबूर हैं। जयसुख भाई पटेल का ये प्रोजेक्ट इन अगरिया लोगों की जिंदगी को सुधारने में कैसे कारगर साबित होगा? शायद मैं ये बोल सकता हूँ कि गुजरात का सबसे बैकवर्ड अगर कोई एरिया है तो वो लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर जो ये मिट्टी की जो सोल्ट की खेती कर रहे अगरिया है उनकी है। उनकी इनकम आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी इनकम पर डे 100 रुपीज़ से भी शायद कम है। और इतनी जो वहाँ पे मुश्किल है, जैसे यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे कॉलेज नहीं है। लाइफ जीने के लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो कुछ यहाँ पे नहीं है। तो क्या ये जो अगर ये लोग हैं जो 50 साल से ऐसी परिस्थिति में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो क्या हम उसको कंटिन्यू यही लाइफ देना चाहते हैं या उनकी लाइफ में कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि उनके बच्चे भी एजुकेशन मिले, उनको भी जो भी एक लाइफ जीने के लिए जो एक फैसिलिटी होनी चाहिए वो उनको भी मिले। तो मैं ये मानता हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट अप्रूवल देती है तो ये जो 50,000 टोटल है, वैसे तो देखा जाए तो मैं ये मानता हूँ 15 से 20,000 फैमिली है और 50,000 के आसपास उसके फैमिली मेंबर बन के हो सकते हैं। तो उनको गवर्नमेंट के पास मिलियंस ऑफ एकड़ यहाँ पे लैंड है जिसका ओनरशिप गवर्नमेंट का खुद का है। तो ये जितने भी अगरिया है उसको 10 एकड़ 15 एकड़ लैंड गवर्नमेंट की ओर से फ्री ऑफ चार्ज उसको दिया जाए। फिर उनको एग्रीकल्चर करने के लिए उसको अगर हम लोग उसको लेवल जो ज़मीन का नव साध्यनीकरण जो हम बोल सकते हैं उसके लिए उनको कुछ फंड दिया जाए। उनको जो एक पानी और एग्रीकल्चर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो गवर्नमेंट की ओर से उसको फंड दिया जाए। साथ साथ में यहाँ पे उसको जो एग्रीकल्चर जीबी का जो पावर का कनेक्शन होता है वो उसको दिया जाए। ये सब देने से दो चीज़ होगी। एक चीज़ ये होगी कि वो लोग एग्रीकल्चर करके अपना जीवन गुजार सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे डेयरी उद्योग, आपको मालूम है अमूल साबर करके काफ़ी डेयरी उद्योग है। तो जब इतना बड़ा एरिया है तो वहाँ पे पशुपालन जो इसको हम बोल सकते हैं वो भी एक अच्छा सा उसको रोजगार मिल सकता है। थर्ड अगर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जब सरोवर जब बनेगा, अभी सिर्फ 2 महीना या 3 महीने यहाँ पे पानी का स्टोरेज रहता है, लेकिन जब ये रन सरोवर बन जाएगा तो यहाँ पे पानी का स्टोरेज होएगा कम से कम 11 to 12 मंथ। तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा वो पानी के अंदर उसको मत्स्य उद्योग के लिए जितने भी उसके राइट्स है ये यही परिवार को उसका वारसागत अगर दे सकते हैं तो नेचुरली कि ये लोग यहाँ से जो मत्स्य उद्योग करेंगे उससे क्या है, उसके आजीविका में जो उसका इनकम है उसमें बढ़ापा हो जाएगा। जब ये सरोवर बनेगा तो यहाँ पे हम लोग केवल जानते हैं, हम लोग मानते हैं कि जहाँ पे जल है उसके पीछे जीवन आएगा और जीवन आएगा तो नेचुरली उसको भी एक इनकम मिलेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि आज अगर उनकी इनकम पर डे का 100 रुपया है, अगर ये रन सरोवर बन जाती है तो उसका इनकम मैं मानता हूँ कम से कम 600 से 700 रुपये का इनकम हो जाएगा। साथ साथ में लाइफ जीने की जो भी फैसिलिटी है वो जड़ के पीछे अपने आप डेवलप होगी। और मैं ये मानता हूँ कि और ये हम लोगों की एक ड्यूटी भी है, ह्यूमन से भी एक अपना ड्यूटी है। क्या इन लोगों जो 50 साल से जो लोग ऐसी परिस्थिति में अपना जीवन गुजारे, क्या उसको हम आगे लेने के लिए कोई ट्राई नहीं करेंगे? आइए जयसुख भाई पटेल से जानते हैं इस प्रोजेक्ट के आने के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस तरह से सुरक्षित रहेगी। ये जिसको हम लोग घुड़खर बोलते हैं या वाइल्ड लाइफ एस बोलते हैं, वो बेसिकली देखा जाए तो पूरे एशिया में एक ही लोकेशन ऐसा है जहाँ पे ये जंगली गधे हैं, वो आज के डेट में है। एज ए मानव, एज ए ह्यूमन हम लोगों की भी ये ड्यूटी बनती है कि उसको अच्छी तरह से उसको जो भी उनका जो एक रहठान है या उनका जो एक नेचुरल उनकी लाइफ है उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मैडम मैं एक बात बताऊँ, आज से 15 साल पहले बैक चले जाइए तो मैं ये मानता हूँ कि उसी टाइम ये जितने भी जंगली गधे उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 600 to 700 के आसपास थी और आज की डेट में उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 5 से 6 हज़ार के ऊपर है। तो ये जो भी हम लोग लिटिल रन ऑफ कच्छ बोलते हैं उसके अंदर कम से कम 75 ऐसे हिली एरिया है। जब बारिश का टाइम आता है तब ये पूरा एरिया है
वो एक टाइप का आइलैंड बन जाता है, जैसे फर्ती और चारों ओर पानी होता है और बीच में एक लैंड उपसी हुई है जो आइलैंड जैसा बन जाता है। जब बारिश का टाइम होता है तो जितने भी ये गड्ढे हैं वो सब लोग वो आइलैंड के अंदर चले जाते हैं। उसी टाइम उसको पीने का पानी का भी अरेंजमेंट मिल जाता है और वहाँ पे जो आइलैंड है वहाँ पे उसको सोल्ट वाटर का जो बारिश का जो आता है उनकी वजह से उनको खाने पीने का सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जैसे ही नवंबर दिसंबर आता है और पानी वहाँ पे और उनका जो खुराक है वो ख़त्म हो जाता है तो जितने भी जंगली गड्ढे हैं वो अभी चले जाते हैं रेसिडेंट एरिया में, विलेजेस एरिया में, जहाँ पे एग्रीकल्चर का जो क्रॉप्स वगैरह होता है वहाँ पे वो लोग जाते हैं। वहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर होते हैं वो उसको मारते हैं, उसको जगाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल का फेंसिंग करके उसको काफ़ी परेशान करता है। तो मैं ये मानता हूँ अगर ये रण सरोवर बन गया तो उनका दो जो आज प्रॉब्लम है पानी का और सेकंड उसका जो प्रॉब्लम है खाने का जो उसको एक चाहिए वो खाने का, दोनों प्रॉब्लम इसलिए सोल्व हो जाएगा कि जो आइलैंड है वो परमानेंट रहेगा। आइलैंड के पास उसको खाने का जो भी चाहिए वो भी मिल जाएगा और साथ में उसको पानी जो चाहिए पीने का वो भी मिल जाएगा। रण सरोवर बना तो क्या फ्लेमिंगो का आना जारी रहेगा? आइए जानते हैं कि इस पर क्या कहते हैं जयसुख भाई पटेल। ये विदेशी पक्षी के बारे में जो आपने बताया वो क्यों आता है, तो मैं ये बोलता हूँ कि अक्टूबर से नवंबर तक यहाँ पे जब पानी होता है तब ये पानी के अंदर जो एक टाइप का जो मच्छी डेवलप होता है उनको खाने के लिए ये विदेशी पक्षी आते हैं। अगर ये चीज़ है, अगर आज 2 महीना 3 महीना अगर पानी भरा है तब ये लोग आते हैं तो मैं तो ये मानता हूँ यहाँ पे 11 महीना 12 महीना पानी रह जाएगा तो और ज़्यादा विदेशी पक्षी यहाँ पे आएंगे। जो आज की डेट में नवंबर के बाद विदेशी पक्षी है वो दूसरे लोकेशन पे चले जाते हैं क्योंकि ये पूरा एरिया है वो डेजर्ट बन जाता है। अगर ये पूरे एरिया में अप टू फरवरी मार्च अप्रैल मई तक अगर यहाँ पे पानी रहेगा तो मैं ये मानता हूँ कि विदेशी पक्षी ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा सुरक्षित होगा और ये शायद मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी वो ये लोकेशन पे रण सरोवर होने के बाद बन सकता है। जयसुख भाई पटेल वो शख्सियत है जो निस्वार्थ भाव से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जयसुख भाई पटेल को ये जज्बा उनके पिता से मिला। जब गुजरात पानी की समस्या से गुजर रहा था तब जयसुख भाई के पिता ने गांव-गांव ट्रेन के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया। आज अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए जयसुख भाई पटेल भी उसी राह पर निकल पड़े हैं। पहला मुद्दा तो ये है, आज गुजरात के अंदर पूरा का पूरा गुजरात है वो पीने का और एग्रीकल्चर पानी के लिए सिर्फ और सिर्फ नर्मदा डैम के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं। गुजरात में एक भी लोकेशन ऐसा नहीं रहा है कि जहाँ पे हम लोग पानी स्टोर कर सकें। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसमें महाराष्ट्र से पानी आता है, एमपी से पानी आता है और राजस्थान से पानी आता है और पूरा का पूरा पानी है वो गुजरात होकर वो सी के अंदर चला जाता है। एक बात ये है कि गुजरात में जितना पानी ये 3 स्टेट से आता है और बारिश का जो पानी गिरता है उसमें से कम 15% पानी ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं और 85% पानी है वो सी के अंदर चला जाता है। एक ऐसा लोकेशन है जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ये टोटल जितनी भी लैंड है वो गवर्नमेंट की ओनरशिप की है। किसी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात नहीं है, लैंड संपादन करने का कोई इश्यू नहीं है और एक नेचुरल एक ऐसा लोकेशन है जो कुदरत की एक गिफ्ट है हम लोगों के पास कि जहाँ पे पानी ऑलरेडी इकट्ठा हो रहा है लेकिन कितना टाइम के लिए, सिर्फ 2 महीना 3 महीने के लिए। वही लोकेशन के ऊपर हम लोगों को 11 से 12 महीना पानी इकट्ठा करने का ये प्रोजेक्ट है। सेकंड बात है, जब पानी आएगा तो नेचुरली पानी के पीछे उसका जीवन भी आएगा। तो पानी का यूटिलाइजेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये पानी का ऐसा एक लोकेशन है, ये जितने भी ये अपना रन है उसकी बाउंड्री के आसपास अगर आप 50 से 60 किलोमीटर का सिर्फ 5 फुट गहराई का और 10 फुट पौड़ा एक पानी का कैनाल हम लोगों ने नेचुरल कैनाल जैसा बना दिया तो एक सोलर टेक्नोलॉजी जो अभी डेवलप हुई है तो कम से कम 2 मीटर पानी हाइट करने से पूरा का पूरा पानी एग्रीकल्चर के लिए मिल सकता है। और वो पानी अगर एग्रीकल्चर को मिल सकता है तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम गुजरात के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 तालुका के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों का पीने का पानी का प्रश्न सोल्व हो जाएगा और कम से कम 5 मिलियन पीपल को एग्रीकल्चर के लिए पानी मिल सकता है। एक बेनिफिट ये हो गया। सेकंड बेनिफिट मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे इतना बड़ा अगर पानी का स्टोर होता है
तो नेचुरली उसके पीछे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आएगी। तो टूरिज्म के लिए एक ऐसा लोकेशन डेवलप हो सकता है जहाँ पे आप स्कूबा ड्राइव जैसा कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर राइड आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे होरक्राफ्ट लेके आ सकते हैं, यहाँ पे स्पीड बोट, मेटर बोट टाइप का जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए आज इंडिया के लोग थाईलैंड जा रहे हैं या मलेशिया जा रहे हैं या हम लोग बाली जा रहे हैं या मॉरिशस जा रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे हो सकता है। तो एक टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होगा। सेकंड बात मैं आपको बताऊं मैडम कि ये जो एरिया है वो इंडिया का एकमात्र ऐसा एरिया है जहाँ पे 24 आवर्स के अंदर टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो 15 से 20 डिग्री का है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे अभी 35 डिग्री टेम्परेचर है और ये मैक्सिमम जाएगा 45 तक। 45 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर रात को 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद आपको वो कम से कम आपको मिल जाएगा 25 या 30 डिग्री के टेम्परेचर का। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उससे दो बेनिफिट है कि इतने बड़े एरिया के अंदर सोलार जो आज हम लोग बोलते हैं कि जो एनर्जी का इतना रिसोर्स की ज़रूरत है, नेचुरल सोलर एनर्जी यहाँ पे मिल सकती है। सेकंड बात ये है कि यहाँ पे विंड का जो वेलोसिटी होता है और उसका जो एक स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि विंड से अगर हमको एनर्जी जनरेट करनी रहती है तो हम लोगों को ओपन लैंड चाहिए और ज़्यादा लैंड चाहिए और वो लैंड का जो लोकेशन है वो टाइप का होना चाहिए कि सी के ऊपर से जब लैंड के जो हवा आती है तो वहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर भी होता है विंड के अंदर और विंड के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से विंड का जो ब्लेड है उसका टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका पावर जनरेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिलियंस ऑफ मेगावाट यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके अलावा मैडम मैं ये बोल सकता हूँ कि जब यहाँ पे पानी स्टोर हुआ है तो ये पानी से पूरे गुजरात के अंदर, क्योंकि ये पूरे गुजरात का सेंट्रल एरिया है, कहीं भी साइड से आपको कहीं पे भी पानी चाहिए वो पानी हम लोग लेके जा सकते हैं पाइपलाइन द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है उसकी बाउंड्री के अंदर आप देखेंगे तो नर्मदा के कैनाल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया है। इसके अलावा बेनिफिट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है वो एरिया के अंदर जैसे हम लोग ये मत्स्य उद्योग के बारे में, तो यहाँ पे जब सॉल्ट वाटर और स्वीट वाटर जो जमा होता है उनकी वजह से एक झींगा टाइप की एक मच्छी डेवलप होती है जिसका प्राइस कम से कम मैं ये मानता हूँ कि 2000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सबसे महंगी मच्छी वो होती है। तो जब यहाँ पे 11 महीना 12 महीना पानी भरा रहेगा तो नेचुरली ये जितने भी अगर के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो मच्छी मारी करेंगे और उसका एक नवजीवन मिल जाएगा। एक बात ये है, एक ऐसी ओलिव करके एक वनस्पति आती है जो हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह में खाते हैं या उसका ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। तो ओलिव वनस्पति ऐसी है कि जिसमें 15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर 24 आवर्स में प्लस माइनस होती है, वहाँ पे ये अच्छी वहाँ पे वो डेवलप होती है। तो ये लोकेशन पे अगर ओलिव का खेती किया जाए तो वैल्यू एडिशन के हिसाब से मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो आज इनकम जो हो रही है उससे आगे कम से कम 10 टाइम इनकम बढ़ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज गुजरात के अंदर जब महाराष्ट्र और एमपी और राजस्थान में ज़्यादा बारिश होता है और जितना भी पानी आता है नर्मदा डैम के अंदर, हर टाइम हम लोग सुनते हैं कि मिलियंस ऑफ गैलन पानी हम लोग बारिश का जो पानी आता है नर्मदा डैम जब फुल बन जाता है तब वो पानी हम लोग सी के अंदर छोड़ देते हैं। उसी हिसाब से उकई डैम में से छोड़ देते हैं, उसी हिसाब से हम कडाना डैम से जो छोड़ देते हैं। वो पानी क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नर्मदा कैनाल का बना हुआ है, जैसे बारिश का टाइम है तो 4 महीना ऐसा एक लोकेशन है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पानी का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हर जगह पे बारिश हुआ है तो पानी का उसी टाइम कैनाल नर्मदा की जो कैनाल है वो टोटली फ्री होती है। अगर वो कैनाल का पानी जो हम लोग बाई सी जाने देते हैं सी के अंदर बाई रिवर, उसकी बजाय कैनाल में डाल के ये एरिया में ये लिटिल रन ऑफ कच्छ में वो पानी अगर हम भर सकते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आज नर्मदा डैम की जो क्वांटिटी है उससे ज़्यादा पानी यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा बेनिफिट अगर बात करें मैडम तो ये एक ऐसा पानी है कहाँ पे जैसे हम लोग 100 मीटर का 200 मीटर की हाइट के डैम बनाते हैं, कभी कभी डैम टूट जाता है, उनकी वजह से जो एक परिस्थिति होती है जब साइक्लोन आता है या अर्थक्वेक आता है, ऐसी कोई सिचुएशन होती तब हम लोगों का एक बात किया था जैसे ज़्यादा बारिश हो जाती। एक ऐसा लोकेशन है कि ऐसा कुछ भी हुआ तो ये टोटल पानी है वो धीरे से सी के अंदर चला जाएगा, किसी को इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पानी का मैक्सिमम जो डेट है
वो 12 से 15 फुट से ज़्यादा नहीं है। तो 12 फुट पानी का जब डेट होता है उसमें कोई ताकत नहीं होती, एक नेचुरल वाटर स्टोर की तरह होता है। तो एक ऐसा लोकेशन है जो कुदरत ने गुजरात को दिया है, कुदरत ने इंडिया को दिया है। ये नेचुरल लोकेशन का अगर हम बेनिफिट ले सकते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मानव के लिए, एक इंसान के लिए जो करना चाहिए वो इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। गुजरात का लिटिल रन ऑफ कच्छ रन सरोवर में बदल जाए, इसको लेकर जयसुख भाई पटेल के पास तर्क और तथ्य की कोई कमी नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रन सरोवर बनेगा या नहीं, लेकिन मानवता की दृष्टि से ये प्रोजेक्ट गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के लोगों के लिए जीवन दान साबित हो सकता है। साथ ही अगर यह समुदाय के लिए भी रन सरोवर किसी वरदान से कम नहीं है। एक बंजर भूमि हरी भरी जमीन बन जाए तो इससे विश्व फलक पर भारत का नाम एक बार फिर गौरव से लिया जाएगा।